जब पूरे राजस्थान में, पूरे देश भर में एक पैनिक है, लेकिन बहुत ही गंभीर मसला आन खड़ा हुआ, इसलिए आप सबको यहाँ तकलीफ दी है। पिछले कुछ दिनों से बाड़मेर पुलिस के द्वारा जो एक कथित एनकाउंटर की बात कही जा रही है, उसको लेके बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कुछ गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वो सवाल आम नागरिकों ने भी उठाए हैं। वो सवाल अलग अलग पॉलिटिकल कलर के लोगों ने, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने, मिनिस्टर लोगों ने भी उठाए हैं। तो ऐसे में आम जनमानस के बीच में एक भावना है कि जो कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का जो इश्यू हुआ है, और जिस तरह से उस पूरे एनकाउंटर के बाद में जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, मौके से जो सीसीटीवी सामने आए हैं, और जिस तरह से पुलिस के कंट्राडिक्टरी बयान, पुलिस के कप्तान के और पुलिस के अन्य कार्मिकों के एक दूसरे से विपरीत बयान जो आए हैं, उससे पूरा का पूरा ये जो मसला है ये संदेह के घेरे में आके खड़ा हो गया है। और आम आवाम ने मिलकर के एक संघर्ष समिति इस पूरे मसले पर बनाई है। मुख्य सवाल ये है कि बियॉन्ड द लॉ, कानून से परे कोई एजेंसी नहीं है, फिर तो ट्रायल कोर्ट की जो ज़रूरत है। मान लो पुलिस जो है आज इस 4 मुकदमे वाले को टपका के आई है, कल जो है किसी के ऊपर 1 मुकदमा होगा उसको भी टपका के आ जाएगी, या कल मान लो किसी चीफ मिनिस्टर के मन में आ जाए कि फलां पत्रकार से मेरी अदावत है, इसको मैं गोली मार दूं। यानी जो उनके हाथ में नहीं है वो काम वो करना शुरू कर दे, तो फिर ट्रायल, कोर्ट्स, जज, जुडिशरी, ये सारी बातें क्यों हैं? आगे आपको विस्तार से बलराम जी इस सारे इंसिडेंट को समझाएंगे, लेकिन मैं 2-3 सवाल आपके सामने रखना चाह रहा हूं जो पब्लिक के दिमाग में है कि जब बाड़मेर में वो किसी भी मसले में, किसी भी मामले में वो वांटेड नहीं था, तो ऐसी क्या आफत आ गई जब वो सारे मामलों के अंदर कोर्ट से बेल पर चल रहा था, तो ऐसी क्या आफत बाड़मेर पुलिस के ऊपर आ गई कि उसको घर में जा कर के और एनकाउंटर के नाम पर मारना पड़ा। दूसरा, मैं आपको आपके संज्ञान में एक बात और लाना चाह रहा हूँ कि राजस्थान का पहला मामला है। सामान्यतः होता क्या है कि कोई बदमाश होता है, कोई इस तरह की प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो पुलिस मुकाबले में कहीं और मारे जाते हैं। ये पहला मामला है जब किसी के घर में घुस करके और विदाउट एनी काउंटर स्ट्रगल, आप सबने वीडियो देखा है, विदाउट एनी काउंटर स्ट्रगल ये पूरे खेल को, और उस वीडियो को देखने से भी जो एक बहुत मोटी बात सामने निकल के करके आती है कि दोनों गाड़ियों के बीच में 2-3 सेकंड के बीच में ही सारा इंसिडेंट हो जाता है। और आप सब मीडिया के प्लेटफॉर्म में आप सब साथियों से भी मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि जब एक बार पुलिस कप्तान कहते हैं कि हमने 1 गोली चलाई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जब 4 गोलियां आ जाती है, पुलिस खुद ही दावा करती है कि हमने टायर पे गोली मारी, जब टायर बर्स्ट हो गया, सामने गली जाम हो गई, तो ऐसी क्या नौबत आई? और एनकाउंटर के बाद में भी पूरी की पूरी जो गाइडलाइन है, जिसके बारे में आपको बलराम जी बताएंगे अभी विस्तार से, कि इस गाइडलाइन का भी किस तरह से जो है उल्लंघन किया गया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप सब पत्रकार मित्रों ने भी इस पब्लिक के अंदर जो एक इश्यू उठा, बेसिकली यह कानून के ठीक पालन का मसला है, कमलेश प्रजापति का जो मसला है। दूसरा, मेरे हाथ में एक पेपर है, इसको भी डिटेल में अभी बताएंगे आपके सामने बलराम जी। ये बैलेंस शीट है जो उसकी कंपनी थी कमलेश प्रजापति की के एंटरप्राइजेज, उसकी लेटेस्ट जो 2020 की बैलेंस शीट है, जिसमें 3.5 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। और जो उसकी गाड़ियाँ जो केन एनर्जी के अंदर के एंटरप्राइजेज के नाम से लगी हुई रजिस्टर्ड गाड़ियाँ थी, पुलिस ने क्लेम किया कि ये सारी गाड़ियाँ जो है तस्करी के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। यानी तथ्यों को, पब्लिक को जिस तरह से माइंड को मिसगाइड करके और उसको इस तरह से दिमाग को जो है करप्ट और डाइल्यूट करके ये तस्वीर पेश की गई कि वो तो इतना दुर्दांत गुंडा था कि जिससे बहुत बड़ा खतरा था और उसको तुरंत जो है मारना आवश्यक था। मैं एक सवाल और खड़ा करना चाह रहा हूँ कि 10 मोस्ट वांटेड, बाड़मेर के 10 मोस्ट वांटेड कौन कौन है, आप पुलिस से पूछिए और पुलिस कप्तान से निवेदन करिए कि इसी सेम दिशा में
जैसा अभी किया गया है इसी सेम दिशा में जा करके उनके घर पे जाके कार्रवाई करके उनको टपका दीजिए यदि कोई ट्रायल्स की जरूरत नहीं है। ये न तो 10 मोस्ट वांटेड में था, न यहाँ बाड़मेर पुलिस का वांटेड था। जिस एक FIR का कहा जा रहा है वो आदरणीय बलराम जी बताएंगे, उस FIR में वो नामजद नहीं था। बाद में कैसे उसका नाम जुड़ा, कैसे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा एक तरह से इन्वेस्टिगेशन का विषय। तो हम पहले दिन से ही इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि इस पूरे मसले की एक साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। यदि एनकाउंटर सही है तो पुलिस की विश्वसनीयता कायम हो जाएगी, यदि एनकाउंटर गलत है तो इस तरह से भविष्य में कोई इस तरह से आम सिविल सिटीजन के साथ में ऐसी घटना दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, और जो इस घटना के लिए जिम्मेदार है उन लोगों को जो है कानून के दायरे में कड़ी से कड़ी सजा मिले। मुझे एक बात और कहनी है कि ये सारा जो घटनाक्रम है, जैसा जैसा बाड़मेर के अंदर जो कुछ हो रहा है, ये पुलिस और तस्करों के बीच में एक खुलेआम नेक्सस का परिणाम है। मेरे सीधे सीधे चार्ज है बाड़मेर की पुलिस पर कि उनका तस्करों के साथ एक बहुत बड़ा नेक्सस है, उनकी आंख के नीचे ये नेक्सस पल रहा है। ऐसा हो सकता है एक जेब कतरा भी पुलिस की नज़र से जो है छुप के नहीं रह सकता, और इतने जो है करोड़ों के धंधे चल रहे हैं, तो फिर पुलिस की मुखबिरों की टीम, उनकी IT की टीम, उनके दूसरी एजेंसियां, उनके संसाधन, ये सब किस काम में आ रहे हैं। तो ये जो नेक्सस है, इस नेक्सस का भी खुलासा होना बहुत आवश्यक है कि जो पुलिस तस्कर गठजोड़ है और ये जो तस्कर लोग हैं, ये पुलिस की बंदी की उपज है। पुलिस की बंदी के पेट से बाड़मेर के अंदर तस्कर पड़ रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि इसके कारण से 10,000 नौजवानों की ज़िंदगी जो इन तस्करों के आगे हैंडलर हैं, उन 10,000, और वो मुझे तो बड़ा अफसोस है, मेरे गांव के आसपास ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 20 साल है, वो इनके हैंडलर बन गए इन बड़े बड़े तस्करों के। इसलिए हैंडलर बन गए क्योंकि पुलिस उनसे बंदी लेती है, उन तस्करों पे हाथ डालने से डरती है। और वो हैंडलर 10,000 है, फिर वो नशा कितने लोगों के पास पहुंच रहा है, कितने परिवारों को शराब और ये अवैध डोडा पोस्ट का नशा लील कर रहा है। यानी लाखों लोगों की ज़िंदगी को पुलिस के ये बंदी सिस्टम ने खतरे में डाल रखा है। ये मेरा बहुत बड़ा चार्ज है। मैं आगे बलराम जी पूरी बात कहे उससे पहले एक बात के लिए ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर्स को भी, विशेष रूप से आदरणीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हरीश जी, कांग्रेस के विधायक मदन जी प्रजापत, कांग्रेस के विधायक मेवाराम जी, कांग्रेस के लीडर भानुवेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के अपने स्थानीय सांसद और मिनिस्टर माननीय कैलाश जी, उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा माननीय राजेंद्र जी राठौड़ और काबीना मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, इन सब ने भी इस पूरे मसले को बड़े ज़ोर शोर से उठा करके और जांच की मांग को जायज़ ठहराया, उस परिवार की न्याय की बात की है। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा मसला बन गया है, देयर इज़ नो पॉलिटिकल कलर, बिना कोई पॉलिटिकल कलर के, बिना कोई पॉलिटिकल मोटिव के, बहुत साफ सुथरी बात है। इस आँच को कोई आँच नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम की CBI से जांच हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यदि पुलिस साफ सुथरी है तो उस जांच से निकल करके बेदाग निकल जाएगी। यदि पुलिस ने कुछ बदमाशियां की है और जिस तरह का बैकग्राउंड उसका रहा है, कमलेश प्रजापति के एक चित्र को उन्होंने जो सामने रखा है वो चित्र कंप्लीट नहीं है, वो चित्र आधा अधूरा, आधा सच कहना भी अपने आप में पब्लिक को मिसगाइड करना होता है। मैं आगे आग्रह करूंगा माननीय बलराम जी जो हमारी संघर्ष समिति के संयोजक है, अध्यक्ष है, वो आपको तथ्यवार इस पूरे मसले पर बात करेंगे और फिर आपके कोई प्रश्न होंगे तो हम संयुक्त रूप से प्रश्न होंगे। बीच में कमलेश को मार दिया गया। जिस स्थिति में कमलेश को पुलिस ने मारा, कमलेश अकेला, उसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं और गाड़ी उनके कब्जे में आ चुकी। कमलेश को घेर लिया गया, जाने की कोई जगह नहीं। उसके बाद में आराम से तैयारी के साथ जैसा सोच करके पुलिस ने जो प्लान बनाई उसके पीछे क्या राज है धीरे धीरे सब खुलेंगे और सीधा ही ख़त्म कर दिया गया। और गोली मारने के बाद में कम से कम 15-17 मिनट तक उसको मरने दिया गया। खींच करके बाहर डाला, नाले पे पड़ा रहा और फिर उसको अमानवीय तरीके से उठा करके गाड़ी में रखा।
और उसके बाद में इस कृत्य को वैध ठहराने के लिए एनकाउंटर का कानूनी रूप देने के लिए नेक्स्ट प्लानिंग की गई। इस घटना तक स्पष्ट रूप से एनकाउंटर नहीं है, हत्या है, इसमें कतई फर्क नहीं है। और इसके बाद में खुद को पाक साबित करने और एनकाउंटर के लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए 9:30 बजे से 2 बजे तक का जो वक्त है, इस टीम के सिवाय वहाँ पर अन्य कोई स्वतंत्र गवाह था, न कोई अन्य व्यक्ति था। इन्होंने अपने हिसाब से सबूत इकट्ठे किए, अपने हिसाब से तथ्यों को छिपाया और पूरी कहानी तैयार हुई। आज ये पूरी घटना 36 कौम में, सामान्य नागरिकों में, जाति की बात मैं नहीं करता, सभी को खुली इस बात का पता है और सब लोगों में ये रोष है कि अगर रक्षक की भक्षक बन जाए और इस प्रकार का कृत्य कर ले और एनकाउंटर के लिए जो सुप्रीम कोर्ट से दिशा निर्देश जारी है उसमें कहाँ पालन होगा। मानवाधिकारों का खुले रूप से हनन होगा और खाकी ने अपने पद का दुरुपयोग किया। पुलिस कप्तान बाड़मेर आनंद शर्मा साहब सफाई देते रहे, उनकी टीम कुछ और कहती रही, उनके बयान रिकॉर्ड पर है, सब ने सुने हैं और कहानी कुछ और ही निकल रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लगा करके। और सीसीटीवी फुटेज जो लीकेज हो रहे हैं, जो वायरल हो रहे हैं, उसमें ये स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। आम जनता, आम जन इस बात को समझ गया है कि पुलिस ने हत्या कर दी और उसके बाद में जो कुछ भी किया वो चाहे उनकी मजबूरी रही हो बचने के लिए या उनकी, और तो क्या कर सकते हैं। उसके बाद में तो यही है कि उसको लीगल रूप तो देना ही है और देने वाले वो स्वयं ही है। तो उन्होंने ये सब कुछ किया और इस पर जनता में भारी रोष। और बाड़मेर के इतिहास में बाड़मेर की पुलिस पर, बाड़मेर के पुलिस व्यवहार पर, पब्लिक के साथ उनके संबंधों पर हमेशा हम गर्व करते आए हैं और उनके आज तक के जो अचीवमेंट है उस पर भी गर्व करते आ रहे हैं। लेकिन पहली बार ये कलंक लगा है और इस कलंक को साफ करने का प्रयास नहीं किया गया। सरकार के सामने इस घटना की स्थिति को जिनका दायित्व था उन्होंने किस हिसाब से रखा है उसमें भी बहुत फर्क नज़र आ रहा है। जननायक तक हमारी आवाज़ हमने पहुंचाने की कोशिश की है और हमारे बाड़मेर के जनप्रतिनिधि सभी लोगों पर हमें गर्व है कि वो बहुत अच्छे लोग हैं और एक अच्छे लोगों का चयन बाड़मेर की जनता करती है। अन्य स्थानों की तरह यहाँ पर कोई आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग नहीं हैं और प्रतिष्ठित लोगों का जनप्रतिनिधि में चुनाव हुआ है जनता के द्वारा। उन सब से हमने आग्रह किया है कि इस घटना की न्यायिक जांच, इसकी घटना की सीबीआई से जांच होना, उच्च स्तरीय जांच होना बहुत आवश्यक है और इसमें सभी एमएलएज, एमपीज, पक्ष और विपक्ष सभी से हमने प्रार्थना की है, जनता ने भी प्रार्थना की है, उनका सहयोग भी मिल रहा है। और खेद इस बात का है कि इतने लंबे समय के बाद भी अगर आंख नहीं खुलती है तो ये बड़ा गंभीर विषय है और इससे रोष बढ़ता है। रोष दिनों दिन आम जन में बढ़ता जा रहा है। विषय कोई जाति धर्म का न होकर के इस प्रकार हो गया कि एक व्यक्ति विशेष को
खूंखार अपराधी घोषित किया गया और खूंखार अपराधी की पृष्ठभूमि बना करके इस प्रकार न्यूज़ दे करके विज्ञप्तियां जारी करके पुलिस ने जो प्रयास किया है उस संबंध में मैं भी आपको बताना चाहता हूं। कमलेश किसी समय अगर गलत विधियों में या कोई संगत में था तो उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन गत 15-16 से जब कैन कंपनी यहाँ आई तो कमलेश के पिता आशूराम जी की खातेदारी भूमि इसमें अवाप्त हुई और ये परिवार लैंड लूजर परिवार है और तब से इनको रोजगार का अवसर मिल गया और अपना वापस मुख्य धारा में आने का भी अवसर मिला। और उसके बाद में कमलेश ने जम करके अपना काम किया, प्राप्त मुआवजा राशि और उसके बाद में इसने कैन से टेंडर लिए, ठेकेदार बना और गाड़ियां किराए पर रखी और खुद की रजिस्टर्ड फर्म के इंटरप्राइजेज जिसके समय समय पर उसने ऑनलाइन रिटर्न भी भरे हैं और टैक्स पेयर भी है और 2.5 से 3 करोड़ का प्रतिवर्ष टर्नओवर है। उस व्यक्ति की इन गतिविधियों को पुलिस ने जानबूझ करके छुपाया, उनके इनके अच्छे कार्यों को छुपाया और पुलिस की और अपराधियों की जो साठगांठ होती है और एक बार जब उसके पीछे लगते हैं मक्खियों को गुड़ मिल जाता है, तो उस प्रकार से इन्होंने इसका पीछा किया है और इसको उनको जब ये लाइन पर आ गया और कोई कुछ नहीं मिला तब फिर इस कृत्य को अंजाम दिया गया। सब प्रत्यय खुलेगी विश्वास है और हमारी मांग है कि इसकी राज्य सरकार अगर अपने स्तर पर जांच करने में असमर्थ है तो सीबीआई के जांच के लिए सिफारिश करें। आम जनता की तरफ से डिमांड है, पीड़ित परिवार की तरफ से डिमांड है, छोटे बच्चे, वृद्ध माता पिता और उसकी वाइफ जो वेद धंधों से भी काम करते थे, उनके साधन, उनकी गाड़ियाँ, उनकी पूंजी सभी लॉक कर दी गई। और इस कोविड काल में जब मंदी का काल है तो उसको घसीट करके इस प्रकार इस नरक की जिंदगी में सबको डाला गया और एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारा गया, उसका हम विरोध करते हैं। और हमारे एसपी साहब आनंद शर्मा साहब जिन्होंने सफाई देनी चाहिए, जिन्होंने सब कुछ कहा, वो भी इस घेरे में है और इस षड्यंत्र में मुख्य कर्ता भी है। और टीम जिन्होंने कुछ किया, जिन्होंने गलत किया, उसकी जांच होनी चाहिए। दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। ये शक मैं कह रहा हूँ, ये इस आधार पर कह रहा हूँ कि बाड़मेर की आम जनता, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, ओबीसी की सभी जातियाँ, उनमें ये चर्चा का विषय बना हुआ और सब लोग कह रहे हैं। इसलिए मैं ये चेतावनी देता हूँ कि समय रहते इस बात की सीबीआई से जांच करावे। यदि निर्दोष है अधिकारी तो हमें गर्व होगा कि पब्लिक में शंका होने के बाद में भी हमारे अधिकारी निर्दोष निकले। सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन है उसकी पालना की गई है। एनकाउंटर क्या होता है बाड़मेर की जनता नहीं समझती और एनकाउंटर किस प्रकार होता है उसकी भी इनको जानकारी नहीं। यकायक घटना देख करके जनता को भी बहुत संदेह था कि शायद कुछ हुआ होगा, लेकिन आज बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि कमलेश के साथ जो कुछ हुआ वो विधि विरुद्ध के तरीके से मानवाधिकारों का हनन करके
उसकी हत्या की गई है। मतलब 22 तारीख को बात से लेकर अभी तक 5-6 दिन हुए थे, मतलब जाँच शुरू हुई है कि आप इसमें से 5-6 दिनों से मांग कर रहे हो कि जाँच हुई है किसी से तो जाँच? हमने हमारी राज्य सरकार, हमारे नुमाइंदे, हमारे समाज से मदन जी प्रजापत MLA भी है, उनके माध्यम से, हमारे स्थानीय MLA साहब के माध्यम से और हमारे स्थानीय मंत्री महोदय के माध्यम से सब प्रयास किए हैं कि अशोक जी अभी इस कोविड के काल में व्यस्त है, तो भी हमने उनको आग्रह किया कि आप शीघ्र इस चीज़ के लिए जांच करावें। हमें नहीं लगता है कि अभी तक इसमें कोई कदम उठाया। सर, पुलिस का कहना है कि जो उनका एक जवान था उस पर कमलेश द्वारा गाड़ी चलाने का प्रयास किया गया, इसलिए उसको काउंटर किया गया और फायर किया गया। उसमें आपको क्या लगता है, वो ऐसा हुआ है? CCTV फुटेज जो सामने आए हैं उसमें कोई कर्मचारी गिरा हुआ नहीं आया और धीरे धीरे ये चीज़ जांच होगी ना, हम जो मांग कर रहे हैं ना, उसमें ये चीज़ सब खुलासा होगा कि कितने सच हैं। इंक्वायरी, इन्होंने गाड़ी में ही उसकी गर्दन पकड़ ली और शीशे लट्ठों से फोड़ करके सामने से फायर करके और फिर उसके ऊपर सीट पर ही फायर किए और उसके बाद में फायर किया। क्या सर, मेहराम को जो भर्ती करवाया गया, जो हेड कांस्टेबल था, वो पुलिस ने ऐसे जानबूझकर एक पूरा क्रिएट किया है मामला? ये जांच का विषय है ना, जांच का विषय है और जांच का विषय है और सर जो दिख रहा है उसमें तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता और जांच होगी तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। अगर सही है तो जांच में कहाँ दिक्कत है साहब? हम इसलिए CBI की मांग। पुलिस जो है वो बार बार एक बात का तर्क दे रही है कि उसका जो अतीत है उसमें वो हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 8 मुकदमे हैं, 7 बाड़मेर में, 1 पाली में। सुना सर एक सेकंड। और उनका ये कहना है कि वो व्यक्ति तस्कर था, लंबे समय से तस्करी के मामले में लिप्त था और सांडे राव SHO पर उसने गाड़ी चढ़ाई, उसका आरोपी था। और ये पूरा का पूरा जो सूचना पुलिस को मिली वो पाली से मिली। उसके बाद पुलिस का ये तर्क है कि उसने उसको कर्मचारी को मारने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस ये बताती है कि 5 पिस्टल, लगभग 150 कारतूस और अफीम वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिली। तो आप सारी की सारी जो घटनाक्रम है उसकी कहानी बताते। एनकाउंटर तक ये कोई चीज़ें बरामद नहीं थी। एक दूसरा जो पाली का मुकदमा बता रहे हैं सांडेरा, उस मुकदमे में ये नामजद नहीं था, लेकिन शामिल जांच तो हुआ ना। हाँ? बाद में जांच में इसका नाम आया। जांच में है कि नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उससे इसको आपराधिक मान लेना, पहले ही एडवांस ही मान लेना। अच्छा सर, बार बार एक बात ये सामने आ रही है कि वो सरेंडर करने की बात चल रही थी। क्या ऐसी भी बात उनके परिवार के लोगों से या उनके जरिए कहीं से आप तक पहुंची कि वो सरेंडर करने का इच्छुक था पाली वाले मामले में? आपका पहला सवाल थोड़ा और स्पष्ट कर दें। किसी भी तरह के आपराधिक बैकग्राउंड का व्यक्ति, किसी भी तरह का, मान लो वो दुर्दांत भी है, तो भी उसको एनकाउंटर करने का हक, जब तक पुलिस की जान पर खतरा नहीं आ जाए, पुलिस को मारने के लिए उद्यत नहीं हो जाए, तब तक जो है एनकाउंटर करने का किसी भी तरह का बैकग्राउंड, आप जो कह रहे हो, जो पुलिस कहानी बता रही, उस सबको सच मान लेने के बाद भी आप सब समझते हो क्या लॉ राजस्थान पुलिस को ये हक देता है कि किसी को टपका दिया जाए? उनका ये कहना है कि हमारे हेड कांस्टेबल को मारने का प्रयास कर रहा है। यही हम कह रहे हैं कि आप जांच कर लीजिए। कसौटी पे क्या कसना है? कसौटी पे इस बात को कसना है कि क्या पुलिस के ऊपर वास्तव में ऐसा जानलेवा हमला हो गया जिसके कारण पुलिस को मारना पड़ा, या पुलिस ने जाते ही टपका दिया? यही तो जांच की बात है। ठीक है सर, सरेंडर वाले इश्यू पे आते हैं। ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई बात आप तक बात सामने आई है? आप संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। सरेंडर के लिए ये कोई कमलेश कहीं छुपा हुआ नहीं था और टेक्नोलॉजी का समय है, मैं जांच की मांग कर रहा हूँ। इसके मोबाइल कॉल, कमलेश के मोबाइल कॉल, पुलिस के मोबाइल कॉल, व्हाट्सएप और कॉल की डिटेल निकाल दी जाए तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किसने क्या किया। इससे भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप हमारे सबके सामने और जनता के सामने कि वास्तव में राज क्या है। संदेह व्यक्त किया है परिवार के लोगों ने भी, इसमें ये लोग शामिल हो सकते हैं। परिवार इन लोगों का इनसे कोई विवाद चल रहा था या ऐसी कोई विवाद की स्थितियाँ बनी थी पहले 2-4 दिन पहले? आज की तारीख में
इस स्थिति से गुजर रहा है। जानकारी जहाँ तक है काफ़ी कुछ बातें परिवार को भी नॉलेज है। तो इसमें किसी राजनेता का हाथ है, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी के एक दो नेताओं ने भी देखिए साहब, जांच से पहले सर संदेह जाहिर कर सकते हैं। संदेह हमें कोई संदेह नहीं, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और हम कोई सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस का जो एक्ट है, पुलिस ने जो एक्ट किया है, ये सीसीटीवी फुटेज से भी स्पष्ट दिख रहा है और ये कृत्य स्वयं में एक अपराध है। सर, तो आपका क्या मानना है कि जो मतलब पुलिस जहाँ पर उसको पकड़ने के लिए गई थी तो पूरी प्लानिंग के साथ में गई थी और कि उसको मारना ही है? किया तो यही है, जो किया वही मैं कह रहा हूँ। मैं उससे हट करके कोई बात नहीं कर रहा हूँ। फुटेज जो देखे उसकी अनुसार बात कर रहा हूँ। उसको पहले मारा, बाद में सब कुछ किया, बाद में कंप्लेंट भी बाद में दर्ज हुई, ठीक है ना सर? साक्ष्य भी बाद में जुटाए गए। साक्ष्य कब जुटाए गए? एविडेंस कब जुटाई गई? आप में से कोई हो, आप पत्रकारों में से कोई उपस्थित रहा हो और आपने कोई स्थान देखा हो जहाँ से कोई बरामदगी हुई है या कुछ आपके सामने हुआ, खुले रूप से हुआ है, वो गांव है, एक ग्राम पंचायत है, वहाँ भी कोई जनप्रतिनिधि होंगे, सरपंच होंगे, गांव के मौजूद लोग भी होंगे। अगर किसी को जगाया हो, बुलाया हो, वो भी एक जनसेवक की श्रेणी में आते हैं। कोई भी सामने रहा हो तो ये इतना हमको संदेह नहीं होता और आम जनता को भी संदेह नहीं होता। हम विश्वास कर लेते कि पुलिस निष्पक्ष है। सर, ऐसी बातें सामने आई कि पुलिस के कर्मचारियों अधिकारियों को उनके साथ उठना बैठना था, आना जाना था, साथ में पार्टी। सामने क्या आई ये तो जांच कर लीजिए, डिटेल ले लीजिए। मेरी बात को क्यों मान रहे हो? इसका सिस्टम है साहब। नहीं सर, हम पब्लिक आज डिजिटल सिस्टम बन चुका है जहाँ से हम डिटेल ले सकते हैं। जांच की बातें मतलब पुलिस कागजों में रह जाती है, पब्लिक हम आपसे पब्लिकली पूछ रहे हैं कि ऐसी कोई बात सामने आई है आपकी? ओपिनियन जो है, मैंने जो बात कर रहा हूँ, मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ, मैं आम जन की बात कर रहा हूँ, मैं बाड़मेर के नागरिकों की तरफ से बात कर रहा हूँ और उस आधार पर ही जो बोल रहा हूँ। इससे पहले आप सब मेरे संज्ञान में, हम सबके संज्ञान में, बाड़मेर की जनता के संज्ञान में जरूर लाए कि ऐसा पहले किस तस्कर के साथ इतने बड़े। सर राजेंद्र सिंह जी, हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपने संघर्ष समिति जो बनाई है ना, संघर्ष समिति ने उनके परिवार के लोगों से बात की होगी, उनके वाइफ से बात की होगी, भाइयों से बात की होगी, स्टाफ से सबसे बात की होगी। एक व्यक्ति किसी न किसी जो उसके साथ घटनाक्रम घटित हो रहा हो, एकदम से तो हुआ नहीं कि जैसे किसी ने एक नेता ने बयान दिया कि राजनेताओं की वजह से या राजनेता शामिल साजिश में शामिल है, तो पुलिस को पुशअप करने वाली पावर कौन सी है जो इस घटना को कारित करे? आपका संदेह किस पे है? हम इस तरह के कोई अनुमान पर आधारित जवाब आपको नहीं देना चाहते कि लोग क्या अनुमान लगाते हैं। न ऐसा परिजनों ने किसी नेता का या राजनेता का नाम नहीं लिया, हम झूठ आपको नहीं कह रहे। सवाल जाँच का है, जांच सारे एंगल से होगी। सीबीआई की इंक्वायरी हो जाएगी तो सारे एंगल से हो जाएगी। किसी अभिनेता का हाथ है, किसी पत्रकार का हाथ है। हम तो आपकी बिरादरी में से भी कहते हैं कि कुछ लोग जो है इनसे पैसे लेते हैं, ठीक है, ये जांच का विषय हमारा चार्ज है। तो जांच की बात है, ये अनुमान आधारित इस तरह से उस नेता ने कह दिया तो वो इनका ओपिनियन है, ये हमारी ओपिनियन नहीं है। न परिजनों ने इस तरह की कोई अभी बात इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की। लेकिन निश्चित तौर पर जब जिसके घर से आदमी चला जाता है तो उसको 50 जगह शक होता है। तो सारे शक शुबह का एकमात्र इलाज है फेयर और हायर इंक्वायरी है, और वो इंक्वायरी सीबीआई की है। हमारे अध्यक्ष जी ने आपको साफ सुथरी भाषा में कहा है। सर, आपके संघर्ष समिति का उद्देश्य एकमात्र है कि इसकी सीबीआई जांच। सीबीआई जांच। ओके सर, थैंक यू।